नमस्कार। हम पढ़ रहे थे अल्प विकास के बारे में और अल्प विकास के सूचक के बारे में। इसमें पिछली वीडियो में हमने न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय के बारे में अध्ययन कर लिया था। इस वीडियो में बताएंगे गरीबी के आधार पर किस प्रकार हम अल्प विकास की संकल्पना को देखते हैं, कृषि के आधार पर किस प्रकार हम अल्प विकास के अल्प विकास को देखते हैं, और पूंजी संग्रहण के बारे में, इन 3 पॉइंट के बारे में, पूंजी, कृषि और गरीबी, इन तीनों के आधार पर हम किस प्रकार अल्प विकास को परिभाषित कर पाते हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे 3 पॉइंट के बारे में। और जो 3 पॉइंट बच रहे हैं, जनसंख्या, द्वैतवाद और राजनीतिक, प्रशासनिक और संस्थागत तत्व, इनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम अध्ययन करेंगे। देखते हैं गरीबी के बारे में। गरीबी के आधार पर अल्प विकास की संकल्पना, पॉवर्टी बेस्ड कॉन्सेप्ट ऑफ अंडर डेवलपमेंट। गरीबी के आधार पर गरीबी अल्प विकास के कारण और परिणाम दोनों ही हैं। एक राष्ट्र गरीब क्यों है? क्योंकि वह गरीब है। ए कंट्री इज पुअर बिकॉज इट इज पुअर। यह एक सर्वविदित, एक सर्वमान्य अवधारणा है। रेगनर नार्क से 1953 ने 50 के दशक में अल्प विकसित राष्ट्रों के बारे में अध्ययन करते हुए बताया कि गरीबी कुचक्र मांग पक्ष और पूर्ति पक्ष दोनों पर सक्रिय होने से इन कुचक्र जाल से निकलना असंभव नहीं है, किंतु काफ़ी मुश्किल है। इन्हीं गरीबों के कुचक्रों को तोड़ने के लिए उन्होंने कृषि क्षेत्र में व्याप्त अत्यधिक बेरोजगारी, जिसे उन्होंने छिपी बेरोजगारी, डिस्क्राइब्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहा, को अन्य उत्पादक या कार्यस्थलों पर हस्तांतरित कर बचत, सेविंग बढ़ाने के प्रयास के रूप में काम में लाने की चर्चा की। इसी विचार को अन्य रूप में रोसेन डी रोडान 1943 से 1961 के आगे बढ़ते हुए बड़े देखे बिग पुश क्या सिद्धांत प्रस्तुत किया, सिद्धांत दिया। गरीबी के कुचक्रों के बारे में बोवर का एक कथन प्रासंगिक है। उनके अनुसार गरीबी स्वयं अपने उन्मूलन के लिए असाध्य समस्याओं को साथ लेकर चलती है। गरीबी को मापने के 2 प्रमुख आधार माने गए हैं। प्रथम, प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति उपभोग्य व्यय, पर कैपिटल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, जिसकी पर्याप्तता एक व्यक्ति के लिए आवश्यक न्यूनतम पोषण स्तर, मिनिमम न्यूट्रिशन स्टैंडर्ड्स प्राप्त करता है, किंतु ये माप अनेक कठिनाइयों के कारण सही आंकलन करने में असफल रहा है। द्वितीय, अनेक अर्थशास्त्रियों ने AK आदि के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्रेस UNDP ने गरीबी के आंकलन हेतु एक बहुआयामी दृष्टिकोण, मल्टी डायमेंशनल अप्रोच अपनाया, जिसमें प्रति व्यक्ति आय के साथ साथ सामाजिक विकास के सूचकांक को भी समावेश किया है। UNDP के इस संदर्भ में मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI जिसको बोलते हैं, तथा गरीबी सूचकांक, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स HPI का निर्माण किया। इन दोनों मापों का अब सर्वाधिक उपयोग किया जा रहा है। इसका विस्तृत विश्लेषण पिछले वीडियो में बता दिया गया था हमने। अब भी आगे भी हम इसका आगे बता देंगे। विश्व बैंक ने अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा को मापने के लिए $1.25 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन उपभोग व्यय को माना। 1990 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने मिलेनियम विकास लक्ष्य, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल एंड टारगेट, जिन्हें 2015 तक प्राप्त करने के लिए निर्धारित किए थे। इन लक्ष्यों में प्रथम ही लक्ष्य गरीबी व भूख उन्मूलन से संबंधित था, जिसके अंतर्गत 1990 से 2015 की अवधि में गरीबी को 1990 के स्तर की तुलना में आधी करने का लक्ष्य किया गया। इसके लिए आवश्यक धनराशि जुटाना अपने बलबूते पर गरीब राष्ट्रों के लिए संभव नहीं था। इसके लिए विश्व बैंक तथा UNCTAD, UNCTAD, UNCTAD आदि ने पुरजोर मांग रखी कि विकसित राष्ट्र अपनी आय का कुछ भाग विकासशील राष्ट्रों की गरीबी व भूख निवारण हेतु दे। दुर्भाग्य से राजनीतिक दृढ़ इच्छा शक्ति के अभाव के कारण विकसित देश इस वादे पर खरे नहीं उतरे तथा मिलेनियम विकास के सभी लक्ष्य गरीबी व भूख को आधा करने से 2013 तक तो पूरे होने से बहुत ही ज़्यादा दूर है। आज भी गरीब देशों में प्रति व्यक्ति आय के अत्यधिक कम होने के साथ ही आय का वितरण भी अत्यंत विषम है। इन दोनों कारणों का प्रभाव यह है कि ये देश गरीबी, कुपोषण, दयनीय रहन-सहन का स्तर, भूखमरी, गंदगी, मैले कुचले आवास, झुग्गी झोंपड़ियों से बुरी तरह ग्रसित है। यद्यपि पिछले कुछ वर्षों में इन गरीब देशों के आर्थिक विकास में तेजी आई है और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है, साथ ही आय की असमानताओं में भी वृद्धि हुई है। फिर भी विश्व की लगभग 23% जनसंख्या अब भी $1.25 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन गरीबी रेखा के नीचे अपना जीवन गुजर बसर कर रही है।
अगला पॉइंट है कृषि की प्रमुखता। अल्पविकसित राष्ट्रों की अर्थव्यवस्थाएं प्रमुख रूप से कृषि पर आधारित है तथा छोटी छोटी सेवाएं प्रचलन में हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के अनुसार 2009 में रोजगार की दृष्टि से अल्प राष्ट्र वाले राष्ट्रीय कृषि में 61% जनसंख्या संलग्न थी एग्रीकल्चर वर्क में। इसकी तुलना में मध्यम आय वाले राष्ट्रों में 22% तथा विकसित उच्च आय वाले राष्ट्रों में 4% जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है। बहुत ज़्यादा पिछड़े 61 आधे से ज़्यादा जनसंख्या कृषि कार्य में लग रही है। बीच वाले हैं उन 22% और जो डेवलपमेंट कंट्रीज है उनमें ओनली 4% जनसंख्या एग्रीकल्चर सेक्टर में। कृषि पर निर्भर जनसंख्या अधिकांश या तो जीवन निर्वाह स्तर सब्सिस्टेंस फार्मिंग पर कृषि कर रहे हैं, जो अधिकांश उत्पादन का स्वयं उपभोग हेतु काम में लेते हैं। यह भूमिहीन श्रमिक लैंडलेस लेबर्स है जो अपने श्रम को प्रतिदिन रोजगार बाजार में बेचकर जीवन यापन करते हैं। यद्यपि उच्च उत्पादकता वाली व्यापारिक कृषि भी पाई जाती है, किंतु इसका योगदान अत्यंत कम है। भूमि की सीमितता तथा कम उत्पादकता के कारण कृषि में गिरते हुए प्रतिफल डिमिनिशिंग रिटर्न प्राप्त होते हैं। कृषि में मुख्यतः खाद्य फसलें गेहूँ, चावल तथा मोटे अनाज मक्का, बाजरा, जौ आदि का उत्पादन होता है। यद्यपि व्यापारिक फसलें जैसे तिलहन, गन्ना, कपास तथा फल फूल सब्जियां आदि का भी उत्पादन होता है, लेकिन इनका कुल उत्पादन में कमी योगदान है। फिर अधिकांश कृषि मौसमी है जिस पर मानसून का पर्याप्त प्रभाव पड़ता है। मानसून ठीक है तो कृषि और संपूर्ण अर्थव्यवस्था ठीक, अन्यथा नहीं। यह स्थिति इन राष्ट्रों पर पूरी तरह से लागू होती है। इसके अतिरिक्त कृषि में छोटे व अनार्थिक जोत, अनइकोनॉमिकल फार्म तथा अपखंडन व विभाजन की समस्या कृषि विकास में अवरोध बन जाती है। सिंचाई की अपर्याप्तता नई व उन्नत तकनीक अपनाने में बाधा प्रस्तुत करती है। अधिकांश कृषि पुरानी तकनीकी या पद्धतियों से ही की जाती है। जनसंख्या की तीव्र वृद्धि तथा वैकल्पिक रोजगार अवसरों की कमी के कारण कृषि पर जनसंख्या का अत्यधिक भार पड़ता है। इसलिए कृषि क्षेत्र में बड़ी मात्रा में खुली बेरोजगारी, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट पाई जाती है। साथ ही अत्यधिक श्रम शक्ति के भार के कारण विश्व स्तर पर छुपी बेरोजगारी, डिस्गाइड अनएम्प्लॉयमेंट पाई जाती है। रॉडान, नक्शे, गुनान मिडल और आर्थर लुईस आदि विकसित अर्थशास्त्रियों ने कृषि में संलग्न छुपी बेरोजगारी श्रम शक्ति के उपयोग के आधार पर विकास प्रक्रिया शुरू करने के मॉडल भी प्रस्तुत किए। लैग्नार्च ने छुपी बेरोजगारी को संभाव्य बचत स्रोत, डिस्गाइड अनएम्प्लॉयमेंट एज ए सेविंग पोटेंशियल के रूप में आर्थिक विकास का एक साधन माना। वहीं आर्थर लुईस ने असीमित श्रम पूर्ति, अनलिमिटेड लेबर सप्लाई का औद्योगिकरण का एक बड़ा माध्यम माना। यद्यपि विकास प्रक्रिया में कृषि का योगदान राष्ट्रीय रोजगार दोनों में धीरे धीरे कम होता है, जैसे कि साइमन कुंजनेश ने तथा बाद में चेंद्री वसीकर ने बताया, फिर भी आज भी इन विकासशील राष्ट्रों में कृषि की प्रधानता बनी हुई है। भारत में 1950 में जनसंख्या का 70% से अधिक भाग कृषि व सहायक क्रियाओं पर निर्भर था। राष्ट्रीय आय में योगदान लगभग 60% था। धीरे धीरे विकास प्रक्रिया में कृषि का योगदान राष्ट्रीय आय और रोजगार दोनों में घटता हुआ 2010-11 में क्रमशः 15 और 50% ही रह गया। राष्ट्रीय आय में कृषि की प्रधानता तो कुंजनेश के बताए आकलन के अनुसार हो रहा है, किंतु रोजगार में अभी भी स्थिति भयावह बनी हुई है, जिसका कारण अधिकांश अर्थशास्त्री जनसंख्या की विस्फोटक गति से बढ़ने तथा वैकल्पिक रोजगार स्रोतों में कमी के रूप में मानते हैं। तो ये दो कारण है जिसको हमने आपको बताया कि ये किस प्रकार इंडिकेट करते हैं अल्प विकास को।